बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है ट्रेंड्स, और वो ट्रेंड्स हमने पिछले लेक्चर से कंटिन्यू किया हुआ है। लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने ट्रेंड्स डिस्कस किए थे वो थे ट्रेंड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, और ट्रेंड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज। अब एटॉमिक साइज के अंदर जनरल ट्रेंड हमारा क्या फॉलो हो रहा था कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं साइज ऑफ एटम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब साइज़ ऑफ एटम जो है वो आपके पास डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ इसलिए हो रहा है कि नंबर ऑफ़ शेल्स जो है वो हमारे पास पीरियड में कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। अब चेंज किसके अंदर आता है? चेंज आता है न्यूक्लियर चार्ज के अंदर, कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब हमने कहा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज़ हो रहे हैं विद इन अ सेम शेल, उसके साथ साथ प्रोटॉन भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन जो है वो आपके पास क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया ट्रेंड्स इन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? तो हमने कहा इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। किससे? फ्रॉम आइसोलेटेड एटम इन गैसियस स्टेट। किसी भी वैलेंस शेल से, एटम की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोला जाता है? आयनाइजेशन एनर्जी। एंड व्हाट इज़ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी? तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे क्या बोला जाता है? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स पता होने चाहिए कि एलिमेंट्स जो हैं वो थर्ड पीरियड के हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं। तो हमारे पास कौन से हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ये हमारे पास एलिमेंट्स आ गए किसके? थर्ड पीरियड के। अब हम आ जाते हैं कि ये जो दो टर्म यूज़ हुए हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है? तो पहले जो टर्म यूज़ हुए वो है इलेक्ट्रिकल, जो कि डिराइव है किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। और इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब हो गया? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो ऑफ चार्जेस। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फ्लो ऑफ चार्जेस जब भी आपके पास होते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपके पास कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का क्या मतलब है? कंडक्टिविटी का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी सब्सटेंस की कितनी टेंडेंसी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को या फ्लो ऑफ चार्जेस को अलाउ करे कि वो पास हो सके। तो कुछ हमारे पास ऐसे एटम होते हैं जो कि करंट को अलाउ करते हैं, और कुछ जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि क्या कर रहे हैं? करंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम प्लास्टिक मटेरियल की बात करें तो प्लास्टिक मटेरियल से क्या होता है? करंट को पास नहीं किया जा सकता। इसकी कंपैरिजन में जब हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स क्या है? दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो क्या करती हैं? करंट को अलाउ करती हैं। अब यहाँ पे हम फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स पहले ले लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ये तीनों की तीनों आपके पास क्या है? मेटल्स। और मेटल्स का हमें पता है इनकी क्या टेंडेंसी होती है, क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज़ करते हैं? तो मेटल्स हमेशा क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती हैं। फिर आ जाते हैं बॉन्डिंग पे, कि मेटल्स के अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो बॉन्डिंग कौन सी होती है? वो बॉन्डिंग होती है मेटालिक बॉन्डिंग। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जब ट्रेंड हम देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की केस में, तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो वो इंक्रीज क्यों हो रही है? इसके पीछे क्या रीज़न है? वाई द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम। इसके लिए हम क्या कर लेते हैं? एक ब्लॉक हमने कंसिडर किया किसका? सोडियम का। अब सबसे पहले तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं। सोडियम फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट यानी कि वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स सोडियम की क्या टेंडेंसी है? सोडियम की टेंडेंसी है कि वो स्टेबल होना चाहता है। अब वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा कि वैलेंस शेल के अंदर जो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसको क्या करेगा? लॉस करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो सोडियम क्या हो गया? स्टेबल हो गया। यही 1 इलेक्ट्रॉन है जो कि सोडियम को क्या दे रहा था? अनस्टेबिलिटी दे रहा था। अब इस सोडियम के ब्लॉक के अंदर हमने क्या किया कि दोनों कॉर्नर पे हमने दोनों कॉर्नर को कनेक्ट कर लिया अपोजिट टर्मिनल से। वन एंड को हमने, एक एंड को किससे कनेक्ट कर लिया? नेगेटिव टर्मिनल, और अदर एंड को जो है, जो दूसरा एंड है उसको हमने कनेक्ट कर लिया पॉजिटिव टर्मिनल से।
एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब करंट को अलाउ किया गया कि वो पास ऑन हो इस सोडियम के ब्लॉक से, तो सोडियम के ब्लॉक से जब करंट पास ऑन हुआ तो सोडियम कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, Na पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। Na पॉजिटिव फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब यहाँ पे बहुत सारे सोडियम प्रेजेंट है, तो हर सोडियम एटम ने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन थे इन्होंने अपने कोरिस्पॉन्डिंग टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट की। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उन्होंने किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ, Na पॉजिटिव के अंदर। तो ये Na पॉजिटिव किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इस केस में फिर क्या प्रोड्यूस होगा, करंट। तो हम कह सकते हैं सोडियम क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब नेक्स्ट आ जाते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपको पता है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, 282, 12 है ना एटॉमिक नंबर। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो लास्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यही मैग्नीशियम को क्या दे रहे हैं, अनस्टेबिलिटी दे रहे हैं। तो कोई भी एटम स्टेबल कब होता है, जब वो डुप्लेट रूल को फॉलो करता है या ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। अब डुप्लेट रूल क्या है, वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 2 इलेक्ट्रॉन, तो एटम क्या हुआ, स्टेबल हुआ। या ऑक्टेट रूल क्या है, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल अगर वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो एटम क्या हुआ, एटम या एलिमेंट वो स्टेबल हुआ। अब मैग्नीशियम की केस में हम देखते हैं 2 8, ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन लास्ट शेल के अंदर अगेन आपके पास क्या आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहेगा। सेम जैसे हमने सोडियम के साथ किया वैसे ही मैग्नीशियम के साथ भी करेंगे। अब ये जो मैग्नीशियम का ब्लॉक है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 फॉर्म के अंदर। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यही 2 इलेक्ट्रॉन अपने कोरिस्पॉन्डिंग टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। और Mg खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 फॉर्म के अंदर। और ये किसकी तरफ मूव करेंगे, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा। अगेन आपके पास मूवमेंट ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ चार्जेस हो रही है। तो इसकी केस में क्या हुआ कि हम कह सकते हैं मैग्नीशियम भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो कर सकता है, वो करंट को अलाउ कर रहा है। अब सोडियम और मैग्नीशियम का ज़रा कंपैरिजन करो तो किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, ऑटोमेटिकली मैग्नीशियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी कि मैग्नीशियम जो है, हर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। तो सोडियम कितने कर रहा था, 1 कर रहा था, उस केस में चार्जेस कम है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ये चार्जेस क्या है, ज़्यादा है। अब आ जाते हैं थर्ड केस पे, डेट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर कितना है, 13। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। ये 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम क्या करेगा, इजीली लूज़ करेगा। एज अ रिज़ल्ट जब एल्यूमिनियम ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Al+3 फॉर्म के अंदर। अगेन यहाँ पे अब 3 इलेक्ट्रॉन हर एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है। तो वही 3 इलेक्ट्रॉन फिर हमने इस एल्यूमिनियम के ब्लॉक को भी, इसकी जो कॉर्नर है उनको भी कनेक्ट किया टर्मिनल के साथ। वन एंड इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर एंड इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल। तो अब यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे किसकी तरफ, अपने कोरेस्पॉन्डिंग टर्मिनल की तरफ। तो नेगेटिव चार्जेस मींस इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ और एल्यूमिनियम +3 फॉर्म किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब हमने कहा एल्यूमिनियम पे जब हम पहुँचे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फर्दर इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज होने की रीज़न क्या है कि वहाँ पे अब हर एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, विच मीन्स फ्लो ऑफ चार्जेस जो है सोडियम के 3 टाइम्स हो गया और मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आ जाते हैं विच इज़ सिलिकॉन। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 284 मीन्स वैलेंस शेल के अंदर इसके कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो सोडियम को क्या बोला जाता है, सोडियम को बोला जाता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो सिलिकॉन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और ये क्या बन जाता है, सेमीकंडक्टर बन जाता है।
और ये सिलिकॉन जब लो टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। जैसे आपके पास क्या आ जाते हैं, प्लास्टिक मटेरियल आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स रहेंगे वो है फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड ऑर्गन। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये आपके पास क्या है, नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल्स का पता है कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है, जबकि नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता, जस्ट लाइक मेटल्स। तो फिर ये क्या हुआ है, हमारे पास इंसुलेटर हुआ है। और लास्ट हमारे पास रह गया क्या चीज़, आर्गन। आर्गन आपको पता है क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन माइंड में आया है, वाई ऑर्गन इज कैटेगराइज्ड एज मॉलिक्यूल। इसको मॉलिक्यूल क्यों बोला जाता है, तो माइंड में रखना, मॉलिक्यूल इसलिए बोला जाता है कि इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल बोला जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रेंड्स इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हम बोलेंगे कि ऐसा टेम्परेचर जिसपे सब्सटेंस जो है वो अपनी स्टेट चेंज करता है, किसके अंदर, सॉलिड के अंदर। लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। और बॉइलिंग पॉइंट हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जिसमें सब्सटेंस जो है वो लिक्विड से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा, तो इसको इसका क्या बोला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट। या हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर। तो इसी तरह से जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम बोलेंगे इट इज़ अ पॉइंट एट विच टू स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। और वो टू स्टेट हमारे पास कौन सी आ जाती है, सॉलिड एंड लिक्विड। फिर हम देखते हैं जनरल ट्रेंड्स। जनरल ट्रेंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जब भी हम बात करते हैं तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, कि किसी एटम के अंदर जो बॉन्डिंग प्रेजेंट है वो कितनी है। ज़ाहिर है जितनी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे ऑटोमेटिकली उस एटम की क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। अगर मेल्टिंग एंड बॉन्डिंग जो है वो वीक होगी तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होंगे, उस एटम या उस एलिमेंट के क्या होंगे, कम होंगे। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सबसे पहले एलिमेंट्स। एलिमेंट्स आपको पता भी हैं, फिर देख लें, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। यहाँ पे हमने ग्राफ शो किया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर अगर आप देखो तो दो ब्लॉक शो किए, वन फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड अदर इज फॉर बॉइलिंग पॉइंट। सेम यहाँ पे भी हम देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। ब्लू को इंडिकेशन दी किसके लिए, मेल्टिंग पॉइंट के लिए, और ब्लैक जो है वो इंडिकेशन दे रहे हैं किसके लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ब्लू किसके लिए आ गया, मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो हम देख रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं अप टू एल्यूमिनियम, और उसके बाद से ग्राफ क्या हो रहा है, फिर गिर रहा है, और सल्फर पे थोड़ा सा राइज हो रहा है, और उसके बाद आपके पास बहुत बड़ी चेंज आ रही है कि ग्राफ ऑलमोस्ट जीरो लाइन पे आ गया, जीरो को टच कर रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, सबसे पहले देखते हैं सोडियम टू एल्यूमिनियम। सोडियम टू एल्यूमिनियम जब हम मूव कर रहे हैं तो इनके अंदर हम देखते हैं कि बॉन्डिंग जो प्रेजेंट है वो कौन सी है, मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है। और मेटालिक बॉन्डिंग हमें पता है कौन सी बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। तो सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ जब हम मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। कि सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मैग्नीशियम कितने कर रहा है, 2 कर रहा है, एल्यूमिनियम कितने कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की जब हम बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इंक्रीज हो रहे हैं, तो मेटालिक बॉन्डिंग भी इसके साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। या हम दूसरे सेंस में कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स भी क्या होती जा रही है, स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तो जब हम सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव करेंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिलिकॉन। सिलिकॉन की जब हम बात करते हैं, सिलिकॉन हमारे पास ऐसा मेंबर है जो कि कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड इसको चाहिए किसके लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं। तो फर्दर ये कितने बॉन्ड बनाएगा, ये 4 बॉन्ड बनाएगा, तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो इसके लिए ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो इसकी रिजल्ट में क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका भी ज़्यादा होता है। लेकिन कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का सबसे पहले आप ग्राफ देखो तो इनकी ग्राफ के अंदर बहुत माइन्यूट से डिफरेंस आ रहा है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन जो है ये सिमिलरली बिहेव करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया फास्फोरस टू ऑर्गन। जब हम फास्फोरस टू ऑर्गन मूव करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा चेंज देखने में आ रहा है। अब इस चेंज की रीज़न क्या है कि बॉन्डिंग जो है वो वीक होती जा रही है, क्योंकि फास्फोरस से जब हम आगे मूव करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहे हैं, मालिक्यूलर फॉर्म्स आ रही हैं। कंपाउंड जो है वो किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, मालिक्यूलर फॉर्म के अंदर। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये किस फॉर्म के अंदर होता है, ये मालिक्यूलर फॉर्म के अंदर आते हैं। और इनके अंदर बॉन्डिंग जो प्रेजेंट होती है वो वीक बॉन्डिंग होती है, और उस बॉन्ड को हम या फोर्स को क्या बोलते हैं, वंडर वाल फोर्स, जो कि क्या है, वीक है। अब फास्फोरस को जब आप देखते हो तो फास्फोरस किस फॉर्म के अंदर होता है, P4 फॉर्म के अंदर। सल्फर किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, S8 फॉर्म के अंदर। क्लोरीन किस फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, Cl2 फॉर्म के अंदर। ये सारी मॉलिक्यूलर फॉर्म आ गई। तो जो बॉन्डिंग वीक हो रही है तो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, कम, जो कि आपको ग्राफ में शो किया हुआ है। लेकिन सल्फर पे थोड़ा सा इंक्रीज शो किया हुआ है, वो क्यों शो किया है वो डिस्कस करते हैं। जब आप सल्फर की बात करते हो तो सल्फर हमारे पास एग्जिस्ट करता है S8 फॉर्म के अंदर। S8 फॉर्म के अंदर ये सल्फर प्रेजेंट है। तो सल्फर जब S8 फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं विद इन अ मॉलिक्यूल, ये बहुत ज़्यादा हैं। इससे ऑनवर्ड आप देखो तो नंबर ऑफ एटम्स विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल जब बन रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स उसके अंदर कम हो रहे हैं। जैसे क्लोरीन में देखो तो 2 है, Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके रिजल्ट में उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सल्फर से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सल्फर का थोड़ा सा राइज कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड हो रहा है। अब डिस्कस करते हैं कि आज हमने जो होल डिस्कशन की वो क्या थी। वो थी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और सेकंड हमने डिस्कस किया था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जब हमने बात की तो हमने डिस्कस किया फर्स्ट 3 एलिमेंट जो कि हमारे पास क्या थे, मेटल्स थे, और वो क्या थे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जब सोडियम से एल्यूमिनियम की तरफ मूव किया तो कंडक्टिविटी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। उससे ऑनवर्ड जो है सिलिकॉन आ जाता है जो कि सेमीकंडक्टर है, और उसे ऑनवर्ड हमने देखा कि वो क्या थे, एलिमेंट इंसुलेटर थे। फिर हमने देखा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जनरल ट्रेंड हमने देखा, ये डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। तो मेटल्स के केस में क्योंकि बॉन्डिंग स्ट्रांग है, सोडियम से एल्यूमिनियम, ये बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती जाती है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। सिलिकॉन पे थोड़ा सा कम हो जाता है, और इससे ऑनवर्ड ग्राफ के अंदर बहुत बड़ी चेंज आती है। और वो बड़ी चेंज आने की रीज़न क्या है कि हमारे पास वीक वंडरवाल फोर्सेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं होमवर्क पे। होमवर्क टास्क के अंदर आपने क्या करना है, ये जितने भी ट्रेंड्स आपको दिए गए हैं जो आज हमने डिस्कस किए, क्योंकि रीज़न तो बुक के अंदर गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है, रीज़न लिखनी है और साथ में ग्राफ को डिटेल से स्टडी करना है, और वो ग्राफ आपने ड्रा करके देन पिक्स क्या करनी है, सेंड करनी है। ओके, थैंक यू।